Hello and welcome to Achievers Hive, dear learners. Today we are going to continue with the topic history of abnormal psychology. आपने लास्ट वीडियो में यानी पार्ट 1 में बहुत सारे डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट व्यूज़ के बारे में पढ़ा था जो कि abnormal साइकोलॉजी की हिस्ट्री से कनेक्टेड है. आज के वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज़ वॉच द वीडियो. क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट है, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से रिसीव कर सकते हैं. इसके अलावा जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और हिस्ट्री जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, तो जो लोग साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं उनको डिटेल में ये सारे टॉपिक समझ में आएंगे. बहुत डिटेल में हम बात करेंगे. हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी को आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं. लेट अस क्विकली बिगिन द क्लास. And I would ask you all to connect with us through Telegram channel, Instagram. You can subscribe our channel and stay connected with us. बस यही मैं आपसे कहूँगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और आज जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे अंडर द हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी, उसमें कुछ अप्रोचेज और आगे की आएंगी, जैसे कि साइकोडायनामिक अप्रोच जो कि मिडिल एज में आई थी. उसके बाद ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, रूनिजेंस पीरियड और लास्ट में हम रिफॉर्म मूवमेंट की बात करेंगे जिसने एबनॉर्मैलिटी के पूरे स्ट्रक्चर को ही बदल के रख दिया. तो चलिए साइकोडायनामिक अप्रोच से स्टार्ट करते हैं. साइकोडायनामिक्स के फादर जो है वो सिगमंड फ्रॉइड जाने जाते हैं. लेकिन मिडिल एज में जब डिमोनोलॉजी और सुपरस्टिशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे और ये माना जाने लगा था कि जो लोग होते हैं बेसिकली उनके अंदर ही इविल पर्सन जो है वो एग्जिस्ट करती है. जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक पर्सन के अंदर एग्जिस्ट करने वाली इविल होता है, जो बुरा इंसान होता है, शैतान जो होता है वो होता है. तब उसके बाद इस अप्रोच का बर्थ हुआ, साइकोडायनामिक अप्रोच का बर्थ हुआ, क्योंकि ये वही टाइम था जब सिगमंड फ्रॉइड अपनी साइकोडायनामिक अप्रोच को बर्थ दे रहे थे. वो अपने साइकोडायनामिक्स को फॉर्म कर रहे थे और ये उनकी क्लिनिकली डिराइव्ड जो है वो थ्योरी और अप्रोच थी जिसमें उन्होंने इन चीज़ों को मेंशन किया कि जो कुछ भी हमारे अनकॉन्शियस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसका रिजल्ट एबनॉर्मैलिटी भी देखने को मिलता है. इसको एक छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. जिससे आप के अंदर कोई भी एक डिज़ायर है जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जब वो चीज़ आपकी पूरी नहीं हो पाती है, फुलफिल नहीं हो पाती है, कुछ रिप्रेस्ड थॉट्स, कुछ रिप्रेस्ड फीलिंग्स जो हैं वो आपकी स्टोर रहती हैं, सेव रहती हैं, तो जाहिर सी बात है इनएडिक्वेसी अगर रहेगी तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके अंदर क्रिएट करेगी. किसी चीज़ को ना पा पाना कोई कभी खुशी नहीं देता है, हमेशा वो चीज़ आपको ट्रबल करेगी. तो वो आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बनती है और जब कोई भी चीज़ नेगेटिविटी में आपकी पर्सनैलिटी में आती है तो वो आपको एक नॉर्मल पर्सन की तरह से बिहेव ऑटोमेटिकली नहीं करने देती. तो द साइकोडायनामिक अप्रोच व्यूज एबनॉर्मैलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अनकॉन्शियस अर्जेस एंड कॉन्शियस डिज़ायर्स. किसी भी पर्सन के अंदर जो भी अनकॉन्शियस अर्जेस और डिज़ायर्स होती हैं उनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो एबनॉर्मैलिटी को बर्थ देता है. सिगमंड फ्रॉइड जो थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ साइकोडायनामिक थ्योरी. उन्होंने ये कहा कि जब कॉन्फ्लिक्ट इन अर्ली लाइफ इज़ नॉट रिजॉल्व, शुरुआती दौर में हमारी ज़िंदगी की जो कि बचपन के दौर होता है, बचपन का टाइम होता है, चाइल्डहुड, उसके बाद एडोलेसेंस की भी कुछ टाइम का जो एज होता है, जब हमारी लाइफ के इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं होते हैं तो हम उन्हें रिप्रेस कर लेते हैं. रिप्रेशन की वजह से वो मेंटल इलनेस को बर्थ देता है और पर्सन जैसा बचपन में होता है ना, जो कुछ भी बचपन में देखता है, सीखता है, करता है, वही चीज़ें वो अपनी आगे की लाइफ में रिफ्लेक्ट भी करता है. अब वो जैसा भी उसको मिलता है, जैसी भी चीज़ें उसके साथ होती हैं, वही उसकी आगे के बिहेवियर को डिसाइड करती हैं कि वो नॉर्मल होगा या अबनॉर्मल. तो ये चीज़ साइकोडायनामिक अप्रोच में कही गई. ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ह्यूमैनिज्म का एक प्रोडक्ट है. ह्यूमैनिस्ट कौन थे? ह्यूमैनिस्ट जो थे वो ह्यूमन को बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन मानते थे. उनका ये कहना था कि अल्टीमेट एम जो है हमारी लाइफ का वो फुलफिलमेंट और ग्रोथ है. अगर पर्सन दुनिया में आकर ग्रो नहीं कर रहा है, एक फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन नहीं बन पा रहा है, जो वो अचीव करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है, अपने सेल्फ को हाई नहीं कर पा रहा है, तो वो पर्सन हमेशा उसके अंदर सेटिस्फेक्शन की कमी रहेगी, जो उसके अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, उसको बार बार ये ट्रिगर करेगी कि आपने कुछ हासिल नहीं किया है अपनी लाइफ में, या आपकी ग्रोथ वो नहीं हुई है, या जो आप चाहते थे वो आप हासिल नहीं कर पाए हो. तो पर्सन की जो ग्रोथ है, उसकी जो नीड्स हैं, उसका जो फुलफिलमेंट है, जब इनकम्प्लीट रह जाता है तो उसके अंदर एबनॉर्मैलिटी जनरेट होती है. ये एबनॉर्मैलिटी कैसे जनरेट होती है? उसके बिहेवियर में आने लगती है. जब आप किसी चीज़ को चाहते हैं पाना और वो आपको नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है आप कई बार हो सकता है अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएं, आप अपने सेल्फ पे लो होने लग जाएं. ये चीज़ क्या करेगी? आपके बिहेवियर को एक
अलग डायरेक्शन में ले जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाएगी और आपके बिहेवियर को नॉर्मल नहीं रहने देगी, जिसकी वजह से आपका बिहेवियर अब नॉर्मल होने लगेगा। अगर ये नॉर्मेलिटी लॉन्गर पीरियड के लिए स्टे करेगी तो ये एक डिसऑर्डर की फॉर्म लेगी। इसी वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स जेनरेट होते हैं। ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में कहा गया। आगे बढ़ते हैं रेनेसांस पीरियड। ये कौन सा पीरियड था? जब ह्यूमैनिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बिहेवियर के बारे में इतनी ज़्यादा क्यूरोसिटी होने लगी। अब ये वो टाइम था रेनेसांस पीरियड जिस टाइम पर ह्यूमैनिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और बिहेवियरिज्म ने बर्थ ले लिया था। जब बिहेवियर को बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाने लगा और बिहेवियर को रिस्पॉन्सिबल माना जाने लगा, यानी कि लर्निंग को रिस्पॉन्सिबल माने जाने लगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो बिहेवियरिस्ट के अकॉर्डिंग हमारे जो बिहेवियर होता है वो लर्निंग से आता है। जैसा हम लर्न करेंगे वैसा ही हम बिहेव करेंगे, वैसा ही बिहेवियर हम फॉर्म करेंगे। आप अपने घर में छोटे बच्चों को, या आप भी जब छोटे थे या आज भी, आपको हमेशा अच्छी बातें ही बताई जाती हैं, सिखाने की कोशिश की जाती है, जिससे आपकी पर्सनैलिटी वैसे ही फॉर्म हो। तो बिहेवियर के बारे में जब क्यूरोसिटी बढ़ने लगी उस समय पर यह माना जाने लगा कि जो जॉन वेयर थे, ही एम्फेसाइज्ड साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एज कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। उन्होंने कहा कि पर्सन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो भी उसके मन में बातें चलती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और उसके जो डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, मतलब आपके अपनी फैमिली में दूसरे लोगों के साथ जो भी रिलेशनशिप होंगे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, फैमिली के अंदर, आपकी सोसाइटी में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके वर्क प्लेस पर, जब भी डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होने लगते हैं तो वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का कारण बनते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो विचेस थी वो मेंटली डिस्टर्ब थी और उनको मेडिकल और थियोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। वो उन्होंने उस पूरे हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को ही हटा दिया। उन्होंने वो मेडिकल फील्ड की तरफ ज़्यादा बात करने लगे। अब रेनेसांस पीरियड के बाद, जो कि 17th और 18th सेंचुरी में आया, जो टाइम आगे बढ़ा, वो टाइम ये चीज़ बिलीव कर रहा जाने लगा कि ये जो एबनॉर्मेलिटी होती है इसको एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये सब बातें कि अनकॉन्शियस में से चीज़ें निकलती हैं या मन में हमें ऐसा फील होता है, सारी चीज़ों को साइड में किया जाने लगा और मेडिकल टर्म्स की के सेंस में एबनॉर्मेलिटी को देखा जाने लगा कि एबनॉर्मेलिटी जो होती है पर्सन के अंदर जो एग्जिस्ट करती है वो बीमारी है, उसको इस तरह से देखा जाने लगा। रिफॉर्म मूवमेंट ये इसी का प्रोडक्ट था कि रिफॉर्म मूवमेंट तभी आया जब 17 और 18 सेंचुरी में एज ऑफ रीजन एंड एनलाइनमेंट टुक बर्थ। ये वो टाइम था जब साइंटिफिक मेथड्स ज़्यादा आने लगे और जितने भी मेंटल डिसऑर्डर को असेस करने के तरीके थे उनको साइड में कर दिया गया। जब रिफॉर्म मूवमेंट आया तब असाइलम्स बनाए जाने लगे और जितने भी लोग मेंटली इल होते थे उनको असाइलम्स में भेजा जाने लगा। जितने भी मेंटली सिक लोग होते थे उनके ट्रीटमेंट के लिए वर्क किया जाने लगा कि कैसे इनको मेडिकेशन दिया जाए। तो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस था जो फोकस करता था लोगों को कम्युनिटी केयर देने पर। अब कम्युनिटी केयर क्या हुई कि अगर कोई पर्सन सेल्फ पर लो है तो उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिया जाए, उसको पॉजिटिवली चैनलाइज किया जाए, उसको मोटिवेशन दिया जाए, उसको वो बीमार है करके उसको साइड में ना किया जाए, उसको जो भी मेडिकेशन की ज़रूरत है और कम्युनिटी केयर की जो ज़रूरत है वो उसको दी जाए। ये सब कुछ इस टाइम पीरियड में हुआ। तो ये रिफॉर्म मूवमेंट ही था जिसके बाद एबनॉर्मेलिटी की पूरा कह सकते हैं कि पूरा फेस ही बदल गया। तो रिफॉर्म मूवमेंट ने इस तरह से एबनॉर्मेलिटी को चेंज किया और आज भी हम देख सकते हैं कि अब एबनॉर्मेलिटी को हमारे मेडिकल टर्म्स ने एक्सेप्ट किया है, हमारी मेडिकल फील्ड में उस पर वर्क किया जाता है। डिफरेंट साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डिफरेंट थेरेपीज़ जो हैं वो बनी हैं जिनकी हेल्प से जो एबनॉर्मेलिटी है उसको रिमूव करने की पूरी कोशिश की जाती है। या ये कह सकते हैं जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं इनके लिए आपने DSM और ICD के बारे में भी पढ़ा है कि कैसे उनका क्लासिफिकेशन होता है, ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। तो आज जो एबनॉर्मेलिटी है उसका फेस एकदम बदल चुका है, उसको डिसऑर्डर की तरह से लिया जाता है और उस पर उसको ठीक करने के लिए पूरा वर्क भी किया जाता है। तो हिस्ट्री में हमने पढ़ा कि किस तरह से एबनॉर्मेलिटी कहाँ से स्टार्ट हुई थी और किधर जाकर चीज़ें अब एकदम बदल चुकी हैं। अब हम बात करेंगे कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर है इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो वजह क्या होती है जिसकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरी सीरीज़ देखिए आप जो एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में है। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू इट and also follow us on Instagram, join us on Telegram and keep liking and keep supporting like you always do. Thank you so very much. See you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.